दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों नेपाल में नई क्रांति हो रही है। 35 साल का एक रैपर जिसने जेन जी का प्रतिनिधित्व किया वो नेपाल का प्रधानमंत्री बनने वाला है। जब आप बालेंद्र शाह के बारे में या बालेंद्र शाह के बारे में समझते हैं, सुनते हैं, तो क्या आप नहीं जानते कि एक 35 साल के लड़के ने 4 बार के प्रधानमंत्री ओली को चित कर दिया है। ये ऐसा ही मामला है जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नया नवेला एक राजनीतिज्ञ जो आईआरएस और एनजीओ छोड़कर राजनीति में आए थे और उन्होंने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा दिया था और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ये इसी तरह का ही मामला नेपाल में बन रहा है। 2022 के आखिर में जिस तरह से नेपाल में हिंसा हुई थी और जैन जी ने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट को, नेपाल के पार्लियामेंट को, नेपाल के ऑफिसों को आग लगा दी थी और वहाँ की जो सरकार थी, वो वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के जितने मंत्री थे वो भागकर दुबई चले गए थे, क्योंकि उन्होंने जो करप्शन किया हुआ था, जो उन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ जोड़ी हुई थी, वो प्रॉपर्टियाँ और वहाँ दुबई में भी उन्होंने घर बना रखे हैं। तो नेपाल ने उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और वो सब भाग के चले गए दुबई। 2023 में वहाँ संसद भंग हुई, यानी सरकार बदली और एक टेम्प्रोरी वहाँ सरकार बनी और उसके बाद से एक अनुमान था कि 2026 में वहाँ मार्च में चुनाव हुए। और अब देखिए कि जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, जैसे वहाँ ओली की जो पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, और एक वहाँ जो यूएमएल है, और तीसरी वहाँ नेपाली कांग्रेस है, ये तीनों पार्टियों को 6 सीटें, 7 सीटें, 8 सीटें मिल रही हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, उस पार्टी को लगभग वहाँ पर 116 से 120 सीटें मिलने की संभावना है, क्योंकि अभी एक ट्रेंड वहाँ चल रहा है। क्योंकि जैसे हमारे देश में ईवीएम के जरिए वोट आते हैं और नेपाल में अभी बैलेट ही काउंट हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि 2-3 दिन अभी वहाँ लगेंगे। लेकिन जो ट्रेंड है कि 6 सीटें आरएसपी जीत चुकी है और 111 पर वो आगे है और हो सकता है अभी ऊपर नीचे हो, क्योंकि बैलेट है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो आरएसपी है उसके 2 नेता हैं। एक तो रवि लामिछाने और दूसरा है बालेंद्र शाह। तो जब जो पार्टी आरएसपी है उसके अध्यक्ष अगर रवि लामिछाने हैं, तो प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह क्यों बनेंगे? क्योंकि जो पार्टी के अध्यक्ष है वो तो रवि हैं। और रवि और बालेंद्र शाह में क्या फ़र्क है और क्यों ऐसा हो रहा है कि ये पार्टी सरकार में आ रही है? दरअसल जब ये जेन जी का आंदोलन हुआ था, उससे पहले रवि लामिछाने ने जो गैलेक्सी 4 के टीवी चैनल उन्होंने लॉन्च किया था और वो एमडी थे और उन्होंने नेपाल में एक चर्चित चेहरा थे। जैसे हमारे देश में टीवी के जो होस्ट हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी है या ऐसे जो टीवी पर्सनैलिटी हैं, ऐसे ही रवि भी नेपाल में टीवी पर्सनैलिटी थे। उन्होंने 2022 का जो वहाँ का लोकसभा का चुनाव, जैसे हमारे लोकसभा चुनाव होता है, वहाँ असेंबली इलेक्शन यानी जो प्रतिनिधि सभा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसका चुनाव हुआ था। उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो 165 जो सीटें थी उसमें से केवल 6 सीटें उनको मिली थी। और जो इनडायरेक्ट सीटें वहाँ होती हैं, जो करीबन 110 सीटें हैं, जो प्रोपोर्शनल सीट उनको बोलते हैं, उसमें से उनको 13 सीटें मिली थी। तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिला, नई पार्टी थी। लेकिन जब जेन जी का आंदोलन हुआ और जेन जी का आंदोलन में काठमांडू का मेयर यानी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो बालेंद्र शाह, जब उसने नेपाल के जो जेन जी सड़कों पर आई, तो उन्होंने उसकी आवाज़ बन गई और ये बालेंद्र शाह का रैप बड़ा फेमस हुआ और सारे युवा उस पर इकट्ठा हो गए। तो जो रवि और बालेंद्र, ये दोनों के दोनों एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो आवाज़ थी, उस आवाज़ के ये आवाज़ बने और सारा जनजी इनके साथ हो गए। तो इनमें जब ये चुनाव हुआ तो इसमें दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि पार्टी की जो कमान होगी, यानी जो अध्यक्ष होंगे वो रवि होंगे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार बालेंद्र शाह होंगे। बालेंद्र शाह इसलिए हो गए कि वो जनजी की आवाज़ बन गए थे, पॉपुलर हो गए थे और वो सारी जनता उनके पीछे खड़ी हो गई थी। तो इसको लेकर ये एग्रीमेंट, एक 7 पॉइंट का एक एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में। और उसके बाद जब ये चुनाव हुए तो आप देख रहे हैं कि 35 साल का लड़का बालेंद्र शाह और ये करीबन 70 साल के ओली को चित कर गए हैं
ओली को केवल 3,000 वोट मिल रहे हैं, जबकि इनको 15,000 वोट मिल गए। अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन बहुत पीछे है ओली, केपी ओली। तो केपी ओली हार जाएंगे। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, प्रधानमंत्री 4 बार के रहे हैं, वो हार जाएंगे। अब हमें थोड़ा सा एक और बात समझना चाहिए कि ये नेपाल में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। जैसे हमारा भारत में फेडरल सिस्टम है, यानी बाइकैमरल सिस्टम है, यानी द्विहाउसीय सिस्टम है। यानी एक हमारे यहाँ लोकसभा है, एक हमारे यहाँ राज्यसभा है। लोकसभा हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो पब्लिक चुन के भेजती है, और एक हमारे यहाँ इनडायरेक्ट है, राज्यसभा है, जिसमें प्रतिनिधित्व यानी जो इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है, जो हमारे विधानसभा से चुनकर आते हैं, और उसमें 13 मेंबर हमारे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ऐसे ही जो नेपाल है, नेपाल में भी फेडरल सिस्टम है, और वहाँ भी द्विहाउसीय सिस्टम है, द्विसदनीय सिस्टम है। यानी एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको बोलते हैं प्रतिनिधि सभा, और एक है जो नेपाल असेंबली, यानी नेपाली असेंबली। तो अब इसमें जो ये नेपाली पार्लियामेंट ऑफ नेपाल है, जिसको फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल बोलते हैं, नेपाली असेंबली बोलते हैं, इसमें 59 मेंबर का है। 59 मेंबर कैसे है कि वहाँ 7 राज्य हैं, तो एक राज्य में 8 मेंबर हैं, तो उससे 56 मेंबर हो गए, और 3 जो मेंबर होते हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। जैसे हमारे देश में 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। अब जो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वो टोटल 275 है। वैसे तो 165 कहा जाता है, लेकिन ये टोटल है 275। 275 में 165 का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और जो 110 है उनका प्रोपोर्शनेट इलेक्शन होता है। यानी 175 लोगों को डायरेक्ट जनता, जैसे हमारे लोकसभा का चुनाव होता है, जनता वोट डालती है और वो लेती है। लेकिन जो 110 सीटें हैं वो प्रोपोर्शनेट डिवाइड होती है पॉलिटिकल पार्टी में। वो कैसे होती हैं कि जितना वोट पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है, उस वोट के प्रोपोर्शन में उनको सीटें अलॉट की जाती है। ये 110 सीटें ऐसी मिलेंगी। लेकिन जो सरकार किसकी बनेगी, जो डायरेक्ट इलेक्शन जीतेगा। जैसे हमारे लोकसभा में, जो लोकसभा में 543 सीटों में से जो 272 आती है, वो सरकार में आती है। इसी तरह से ये नेपाली कांग्रेस, नेपाली जो संसद है, नेपाली प्रतिनिधि सभा, जो नेपाल की लोकसभा है, नेपाल की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो उसमें 175 में से जो सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी, यानी वो भी 1/3 जो 50% + 1 जो सीटें होंगी वो आएगी। तो जो बालन शाह है और जो रवि है, दोनों ही अपनी सीटें जीत रहे हैं। जो रवि है वो तो बहुत बड़े पैमाने पर जीत रहे हैं अपनी सीट, और जो बालन शाह है वो भी जीत रहे हैं। बालन शाह करीबन 15,000 वोटों से आगे हैं, और जो केपी कोहली है वो 3300 वोटों से हैं। और ये जो हैं ये जो जनजी का आपने देखा है कि सारा जो इसमें रोष है वो सारा जनजी का दिखा है। तो ये जो हुआ है, जो कि बालन शाह पीएम बनेंगे और जो रवि हैं वो सरकार में यानी पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे, उसमें ये एग्रीमेंट 7 पॉइंट का एक एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से इनमें ये हो रहा है। तो बड़ा गजब है वहाँ का जो सिस्टम है कि जो वहाँ की राज्यसभा होगी यानी नेपाल असेंबली होगी वो 59 की होगी, और जो वहाँ की नेपाली लोकसभा होगी, जो प्रतिनिधि सभा होगी, वो 275 की होगी, लेकिन 165 पर ही चुनाव होगा, और बाकी प्रोपोर्शनेट होगा। तो ये इन्होंने मिक्स लिया, यानी कुछ हिंदुस्तान से लिया है, कुछ विदेशों से लिया है, इनकी मिक्स हुआ है। और ये 2018 से हुई, जब राजा को हटा दिया गया था, तो 2018 के बाद वहाँ एक फेडरल सिस्टम हो रहा था। हालांकि वहाँ संसद के चुनाव तो 59 से ही हो रहे हैं, नेपाल में जब राजा के होते हुए वहाँ चुनाव हो रहे थे, लेकिन 2018 के बाद से वहाँ प्रॉपर 2018 से पहले हो रहे थे, लेकिन जो संसद वहाँ बनी, संसद संविधान वहाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद से 2018 से हो रही। तो मित्रों, ये है आपके जो बालन शाह और उनकी कहानी। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बालन शाह जो कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट और जो एंगर है, जो लोगों का गुस्सा था, उसकी आवाज़ बने, तो उसकी आवाज़ में कितना दम था वो आपने देख लिया। और ये क्या चलेगी आगे नेपाल में, वो सरकार को चला पाएंगे,
हालांकि वो काठमांडू के मेयर रह चुके हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज तो उनको है, पॉलिटिकल नॉलेज भी उनको है। भारत से उनके कितने अच्छे संबंध होंगे ये समय बताएगा, लेकिन भारत से संबंध बनाना ये उनकी मजबूरी होगी और बनाना भी चाहिए, क्योंकि अगर चीन की गोद में जाएंगे तो चीन एक दिन उसको हड़प लेगा, लेकिन भारत की गोद में रहेंगे तो भारत छोटे भाई की तरह जैसे अब तक नेपाल को पाला है, पोषा है, नेपाल की मदद की है, वो आगे भी इसी तरह से रहेंगे। और जिस तरह से ओली ने संबंध खराब किए थे या प्रचंड ने भी संबंध खराब कर दिए थे, उस तरह के संबंध खराब न करें। तो भारत का तो दोनों बाहें खोल कर नेपाल का स्वागत है, और बालन शाह का भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस देश में जब भी मुझे लगता है पहली यात्रा उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की होगी, तो यहाँ उनका बड़ा स्वागत होगा। और नेपाल को जो उनकी प्रतिष्ठा थी और जो प्रचंड ने और ओली ने प्रतिष्ठा खराब की, वो प्रतिष्ठा दोबारा से होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अभी के लिए इतना। अगर आपके कोई कमेंट हो जरूर दीजिएगा, हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, नमस्कार, थैंक यू।